जो भी डाउट है आपका रिलेटेड टू एनीथिंग दैट आई हैव टॉट यू टिल नाउ, ठीक है, फर्स्ट क्लास आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। आई हैव एक्सप्लेन टू यू ऑल द थिंग्स दैट वी विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सारा चीज हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस किया था। सेकेंड क्लास आई हैव डिस्कस सम रूल्स एंड द टाइप ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स और कुछ रूल्स मैंने डिस्कस किए थे। I believe only rule number 2 or 3 has been cleared up till then. Till the end हम लोग उतना ही कर पाए थे. If we have moved forward, then just let me know if anyone remembers how many rules that we have covered up. And I'll try to share the screen. If okay, it's not flickering right now, but अगर ये flicker करता है, ठीक है, ये screen जो है ये बहुत ज़्यादा अगर flicker करे तो मुझे बता दीजिएगा ताकि हम लोग दूसरे डिवाइस पे इसको शेयर कर सके स्क्रीन। ये रूल नंबर 1 और 2 है। 1 और 2 क्लियर अप है मुझे कि ये चीज मैं बता चुकी हूँ। रूल नंबर 3 क्या मैंने बताया था, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। रूल नंबर 3 is completed or not? Okay, even if it is completed, let me just revise you from the starting. थोड़ा सा रिविजन कर लेता हूँ ताकि जो लोग नहीं आए थे लास्ट क्लास वो जान ले कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। So there were some rules that we were discussing. If you are having any doubts, just let me know. How much completed? अच्छा वही मैं पूछ रही हूँ, किस रूल तक कंप्लीट हुआ था? इफ यू रिमेम्बर 1 2 3 ऑल दीज कंप्लीटेड और नॉट? ओके, आई एम गिविंग एन ओवरव्यू। रूल नंबर 1 जो है, ठीक है, वो आपका ये कहता है कि कुछ नाउन जो होते हैं उन्हें आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते या प्लूरल कंसिडर नहीं कर सकते, वो सिंगुलर ही रहते हैं और उनको सिंगुलर वर्ब ही लगाया जाता है। वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी आप कहना चाहें, दोनों सेम चीज है। ऑक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं, एक तरह से उसका टेक्निकल नाम है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्प करते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने में और किस टेंस का यूज हुआ है सेंटेंस में इसमें, इसीलिए उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, ये सारे, डू, डिड, डन, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इन वर्ब को जब आप यूज करेंगे सेंटेंस में तो किस वर्ब के साथ, सॉरी, किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, यही बेसिक रूल्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। रूल नंबर 1 कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, यानी कि सिर्फ इज यूज कर सकते हैं, वॉज यूज कर सकते हैं, हैज यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैंने बताया है। इफ देयर इज एनी डाउट देन लेट मी नो। लास्ट क्लास का जो वीडियो है वो अपलोड हो गया है, आप वहां जाके मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, अपने ग्रुप के नाम से सर्च कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड इट, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा। क्यों यहाँ पर मैंने 3 रीजन बताए थे कि क्यों यहाँ पर ये सारे जो नाउन है ये क्यों नहीं प्लूरल में चेंज किए जा सकते हैं या क्यों नहीं कंसिडर किए जा सकते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो भले सुनने में आपको सिंगुलर लगे लेकिन वो प्लूरल ही होते हैं और उन्हें प्लूरल वर्ब ही यूज किया जाता है सेंटेंस में उनके साथ। सो दीज वर द रूल्स एंड दीज आर द वर्ड्स। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। रूल नंबर 3 आपका जो है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो पेयरिंग में या मल्टीपल नंबर में एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए उन्हें प्लूरल लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये पेयरिंग में यानी कि 2 में एग्जिस्ट करते हैं। स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, मिसल्स आपके एक लंग डिजीज है, ठीक है, जिसका नाम ही मिसल्स रखा गया है, इसीलिए ये प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है। गुड्स हो गया, एल्म्स हो गया, एल्म्स आपके होते हैं जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीजें आप डोनेट करते हैं,
ठीक है, जैसे आपने अगर क्लोथ आइटम्स डोनेट किए, फूड आइटम्स डोनेट किए, पैसे डोनेट किए, वो सारी चीजें एल्म्स कहलाती हैं। प्रेमिसेस जो आपका होता है, प्रेमिसेस का मतलब जो भी आपका सराउंडिंग एरिया होता है। गुड्स, गुड्स का मतलब जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो सारा चीज। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉटन अगर हो गया, कॉटन इज अ गुड, कॉटन शर्ट हो गया, वो भी गुड्स है। ठीक है, दोनों ही चीजें आपकी गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, गुड्स आपका जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके लिए कॉटन रॉ मटेरियल गुड्स हो गया। आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए कॉटन शर्ट जो है या कॉटन ट्राउजर्स जो हैं या कॉटन पैंट्स जो हैं, टी शर्ट वगैरह, वो सारी चीजें आपके लिए गुड्स हो गई। ठीक है, प्रेमिसेस का मतलब हो गया, मान लीजिए कि हमारे कॉलेज का जो पूरा एरिया जो हमारे कॉलेज के अंदर आता है वो हमारा कॉलेज का प्रेमिसेस है। ठीक है, प्रेमिसेस मतलब वो एरिया जो हमारे अंदर आता है और वहाँ पर मतलब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं जो एक पर्टिकुलर ओनर से बिलोंग करती है। थैंक्स हो गया, टाइडिंग्स, टाइडिंग्स जो आपकी समंदर में जो लहरें होती हैं उन्हें कहते हैं। तो लहरें प्लूरल होती हैं, ठीक है, सिंगुलर नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें प्लूरल लिखा जाता है। ठीक है, एनिमल्स और चैटल्स का मतलब मैं बता देती हूँ आपको। एनिमल्स का मतलब होता है कि व्हेन यू एनिमल्स का मतलब होता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सालाना कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। यस, आई एम गोइंग टू डू दैट। आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। विपिन, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, टूथपेस्ट क्या है मतलब? आर यू आस्किंग द टाइप ऑफ नाउन? स्पेसिफाई कर दीजिए, देन आई आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, एनुअल का मतलब होता है जो आपके कोई स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में जो रिमेम्बर करने लायक होते हैं, उस टाइप के अगर कोई इवेंट्स होते हैं तो उन्हें एनुअल्स कहा जाता है। चैटल्स का मतलब होता है व्हेन यू आर मतलब उसको पर्सनल पोजेशन, ठीक है, जो चीजें आपकी बिलोंग करती हैं। ठीक है, जैसे आपका घर हो गया, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं, ठीक है, आपके एक तरह से आपके जितने भी पोजेशन हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपके चैटल्स में आती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम प्लूरल लेते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो गई रूल नंबर 3 के लिए। If there is anything that you don't understand, just write it in the chat box. Please specify. ठीक है, क्या पूछ रहे हो वो स्पेसिफाई करिए। बिल्कुल, कोई भी गुड्स हो, मैंने कहा ना, कॉटन शर्ट अगर मैं एक कॉटन शर्ट ले रही हूँ तो वो मेरे लिए गुड्स ही है। ठीक है, चाहे मैं एक कॉटन शर्ट लूँ, चाहे मैं 4 कॉटन शर्ट खरीदूं, वो सभी गुड्स ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 ये कहता है कि जो जब आप किसी चीज को मेजर करते हैं, जैसे आप अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो फुट में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, 5 फुट हाइट है आपकी या 6 फुट हाइट है, तो वो सारी मेजरमेंट्स जो हो गई आपकी, ये आपका सिंगुलर ही रहता है हमेशा। इनका फॉर्म जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। रुपीज का नोट, अगर 100 रुपीज नोट है मेरे पास, ठीक है, 100 रुपीज नोट है तो वो 100 ही रहेगा। 200 रुपीज नोट है तो वो 100 ही रहेगा। 500 रुपीज नोट है तो भी 100 ही रहेगा, वो उसका फॉर्म चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मेरे पास चाहे 12 मिलियन डॉलर क्यों ना हो जाए, वो मिलियन ही रहेगा, मिलियंस नहीं होगा। ठीक है, जब मैं मेजर कर रही हूँ, जब मैं काउंट कर रही हूँ, जब मैं नंबर बता रही हूँ उस सिचुएशन में। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दिस कि जब भी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी बता रहे हैं, अमाउंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, उस टाइम जब ये सारे सिचुएशन में जब आप कुछ मेजर कर रहे हैं या अमाउंट बता रहे हैं, उस टाइम में जो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपकी मेजरिंग यूनिट्स हैं। तो मेजरिंग यूनिट्स आपके भी कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करती हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूल। तो इट इज अ 4 years डिग्री कोर्स नहीं होगा, इट इज अ 4 year डिग्री कोर्स।
4 साल आप इस कोर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल पेयर्स नहीं होगा, 5 पेयर होगा। पेयर का मतलब जब 2 जोड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें पेयर्स कहा जाता है, पेयर कहा जाता है। तो आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज एंड आई बॉट 5 पेयर ऑफ शूज। तो मुझे पेयर्स लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर, पेयर हमेशा पेयर ही रहेगा। ठीक है, एनी मोर डाउट? ओके, सिंस नो डाउट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल आपका ये कहता है, ओके देयर आर डाउट। डजन, डजन मीनिंग दर्जन, बच्चे दर्जन। दर्जन जो आपके रहता है, हिंदी में दर्जन बोलते हैं ना हम लोग, वो डजन वही उसी को बोलते हैं। ठीक है, दर्जन, एक दर्जन, 4 दर्जन जो आप अब बनाना खरीदते हैं या एप्पल्स खरीदते हैं, वो दर्जन आपका हो गया डजन। यस यस, 12 बनाना, एक दर्जन आपका बनाना हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल आपका ये कहता है कि आपका जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होते थे, जो आप एक साथ ग्रुप को रेफर करने के लिए बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप मतलब एक ही वर्ड को, यस यस विपिन, दैट इज करेक्ट, 1 डजन मीन 12 गुड, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, वो आपका नंबर 12 रहेगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनको आप जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसे सिंगुलर की तरह और प्लूरल की तरह, दोनों की तरह ही यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है वर्ब उसके साथ? देयर इज वन सिचुएशन, वन बेसिक थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। जब आपका जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, वो एक साथ कोई काम कर रहा है, उसमें कोई आप कह सकते हैं डिविजन नहीं है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, तब वो कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर रहेगा। जब उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, कुछ झगड़ा टाइप का हो जाएगा या अलग अलग ओपिनियन बताए जाएंगे, तब वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। इसका मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा पेशेंस रखिए, 2-3 एग्जांपल दूंगी तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपकी एक कमेटी है जिसको डिसाइड करना है कि एक बिल्डिंग की कमेटी है, बिल्डिंग का रिनोवेशन उस साल करें या ना करें, ये डिसीजन लेना है। ठीक है, अब जो बिल्डिंग, जो कमेटी का हेड है, लीडर है, जो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया कि हमारा इतना इतना खर्चा लगेगा, इतना फंड हमारा सोसाइटी का है और इतना टाइम हमें रिनोवेशन में लगेगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन सबको दे दी उसने, कमेटी मेंबर्स को। कमेटी में 12 मेंबर है मान लीजिए, तो 12 मेंबर्स ने जो 10 मेंबर हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ द रेनोवेशन। वो चाहते हैं कि अभी तुरंत रेनोवेशन शुरू हो जाए, ताकि कुछ दिनों में जो टाइम ड्यूरेशन बताया गया है उस टाइम ड्यूरेशन में वो खत्म हो जाए, या थोड़ा अगर एक्सटेंड भी कर जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो 2 मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये रेनोवेशन अभी नहीं होना चाहिए, कुछ साल और वेट कर लेते हैं, ज्यादा फंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग रेनोवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में मेजॉरिटी ऑफ द वोट किसने गया? रेनोवेशन कराने में। तो उस केस में क्या होगा? कमिटी हैज डिसाइडेड दैट द रेनोवेशन विल टेक प्लेस इमीडिएटली। ठीक है, तो हैज डिसाइडेड, हैज लगा, हैज किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए लगता है। यानी कि कमिटी में जब मेजॉरिटी ऑफ पर्सन वोट करते हैं ए ऑप्शन के लिए, कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए, तब कमिटी का डिसीजन आ जाता है कि कोई मतलब कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई डाउट नहीं रहता है कि क्या डिसीजन आए। ठीक है, आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि जब 10 मेंबर ने वोट कर दिया है रिनोवेशन के लिए, तो बाकी 2 लोग कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, उन्हें समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि कमिटी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो रेनोवेशन इसी साल शुरू करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कमेटी को ये डिसाइड करना है कि जो पार्किंग लॉट है, ठीक है, पार्किंग लॉट का एरिया बढ़ाया जाए। ठीक है, पार्किंग लॉट छोटा लग रहा है लोगों को, उन्हें बढ़ाया जाए, ये डिसीजन लेना है।
अब इसमें क्या है कि इसमें जो 12 मेंबर हैं, ठीक है, इसमें जो 12 मेंबर हैं उसमें से 3 मेंबर कह रहे हैं कि नहीं पार्किंग लॉट ठीक है, हमें रिनोवेशन की जरूरत नहीं है, एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 4 लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमें एरिया ज्यादा चाहिए, हमें इसको एक्सटेंड करना चाहिए पार्किंग लॉट को। और बाकी के जो 5 जन हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें पार्किंग की जरूरत है या नहीं है। हो सकता है उन 5 के पास गाड़ी नहीं हो, या हो सकता है उनकी परमानेंट पार्किंग हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है एरिया बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो किसी भी रीजन से आपकी जो कमेटी है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है, ठीक है। मेजोरिटी तो वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लिए मेजोरिटी वोट चाहिए। तो यहाँ पर मेजोरिटी वोट आ ही नहीं रही है किसी भी फेवर में या अगेंस्ट में। तो अब इस सिचुएशन में आपकी जो कमेटी हो गई वो विभाजित हो गई, यानी कि डिवाइडेड हो गई। तो इस सिचुएशन में आपका जो कमेटी है वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझ में आया तो लेट मी नो, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, चैट बॉक्स आ रहा है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड। किसी एक बच्चे को समझ नहीं आया, फिर से एक बार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपकी एक टीम है, ठीक है। अब टीम जैसे जूरी जो होता है, ठीक है, जूरी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा जज किसी केस में बैठते हैं तो उन्हें जूरी कहा जाता है, ठीक है। तो आपकी जो जूरी है, ठीक है, वो किसी एक केस पे बैठी, ठीक है। 3-4 दिन हो गए, कोर्ट डेट्स हो गई, उन्होंने सारी दोनों तरफ की दलीलें सुन ली उन्होंने, ठीक है। अब उसमें क्या है, जूरी में भी मान लीजिए कि 10 मेंबर हैं आपके, तो 10 मेंबर में से 7 मेंबर आपके बोल रहे हैं कि जो सामने वाला पर्सन है जिसपे केस हुआ है वो गिल्टी है, ठीक है, उसी ने वो अपराध किया है। तो जूरी का डिसीजन क्या आएगा कि दैट पर्सन इज गिल्टी एंड ही शुड बी पनिश्ड, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक केस आता है जो बहुत साल पुराना है, ठीक है, मान लीजिए 20-30 साल पुराना है, तो आपके पास एविडेंस नहीं है अच्छे, ठीक है। आप सिर्फ यस बच्चे, आप जो डेफिनेशन बता रहे हो दैट इज करेक्ट, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक है, सबको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा। आई हैव टू गिव एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स क्लियरली, ठीक है। तो जो केस आया वो 20 साल पुराना है, किसी ने आरटीआई फाइल कर दिया है उस केस के अगेंस्ट, ठीक है, कि उसे इंफॉर्मेशन चाहिए उस केस में। तो उसने क्या किया है, वो इंफॉर्मेशन के लिए आरटीआई फाइल किया उसने। तो अब उसमें जूरी बैठी वहां पर, ठीक है। अब क्योंकि एविडेंस नहीं है तो सिर्फ दलीलों की बेसिस पे आपका केस चल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जूरी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या डिसीजन लिया जाए। अब जूरी नहीं डिसाइड कर पा रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि जूरी के मान लीजिए जो 10 मेंबर है उसमें से 2 कह रहे हैं कि जो पर्सन है वो गिल्टी है जिसके ऊपर केस चल रहा है। उसमें से 3 पर्सन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 3 नहीं, चलिए 4 पर्सन भी ले लेते हैं, 4 पर्सन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो गिल्टी है, ठीक है, सॉरी वो गिल्टी नहीं है, ठीक है। 2 पर्सन कह रहे हैं कि वो गिल्टी है, 4 पर्सन कह रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं है, बाकी 3 पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। आपके पास कम से कम 2 या 3 वोट्स की मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आपका डिसीजन लिया जाए। उस पर्सन को गिल्टी बोला जाए, ठीक है, गुनहगार साबित किया जाए, साबित हो जाए वो, उसे सजा दी जाए या नहीं दी जाए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर मेजोरिटी वोट नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में आपकी जो जूरी है वो प्लूरल में आ जाएगी, ठीक है। और जो पहला केस था जहाँ पर 8 लोग या 7 लोग पहले ही बोल दिए हैं कि वो जो कन्विक्टेड पर्सन है वो गिल्टी है, तो उस केस में आपका जूरी सिंगुलर में आ जाएगा। बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर पूरे टीम का या कमेटी का या जो भी पूरा कलेक्टिव नाउन है उसके सभी मेंबर्स के मेजॉरिटी वोट किसी एक डिसीजन के लिए आ जाए तो उस केस में आपका जो कमेटी जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर रहेगा।
और अगर आपके मेजॉरिटी वोट नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, आपका जो टीम है वो डिवाइडेड हो जाए, उनका ओपिनियन नहीं मिल रहा है, झगड़ा हो जाए आपस में, या किसी भी वजह से आपका डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है, तो उस वजह से उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाएगा। अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, ठीक है, द स्टाफ ऑफ द कंपनी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, इसका मतलब कि जितने भी स्टाफ के मेंबर है कंपनी में, हो सकता है कि सभी मेंबर नहीं हार्ड वर्क कर रहे हो, कोई ना कोई एक आलसी इंसान होगा जो छोड़ देता होगा काम, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे करके, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरा स्टाफ कर रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 80% या 90% या 70% जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल बहुत हार्ड वर्किंग है इस कंपनी के, ठीक है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है जहां पर प्लूरल है, द स्टाफ ऑफ द कंपनी वर वर्किंग हार्ड, इसका मतलब कि कुछ लोग जो हैं, मेजॉरिटी नहीं, कुछ लोग, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज, 20% या 30% लोग हार्ड वर्किंग है, बाकी के जो 10% या 15% लोग हैं, वो उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस आते हैं, काम जितना दिया गया उतना करेंगे, अदरवाइज फिर चले जाएंगे। और बाकी के जो मेंबर हैं वो बहुत आलसी हैं, वो कुछ काम नहीं करते, डिले करते हैं, टाइम पे कुछ काम कंप्लीट नहीं करते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका जो स्टाफ है यहाँ पर डिवाइडेड हो जाएगा, इसीलिए इसे प्लूरल में लिखेंगे। और इस केस में आपका जो स्टाफ है वो एक तरह से यूनाइटेड स्टैंड ले रहा है, इसीलिए उसे सिंगुलर में लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अभी भी नहीं क्लियर है तो मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में लिखकर। एनी स्टूडेंट जिसको कोई भी डाउट है तुरंत से एकदम चैट बॉक्स में लिखिए, अगर किसी को कोई डाउट है इसमें। ओके, टिल नाउ एवरीवन हैज सेड कि क्लियर हो गया है, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन। चलिए, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया है। तो ऑर्केस्ट्रा का क्या मीनिंग होता है? वो जो आपका म्यूजिकल बैंड होता है ना, वो बड़ा सा, आपने देखा है ओपेरा में, जो मूवी में कभी देखा होगा, ओपेरा में जो इतना बड़ा सा बैंड बजता है, जिसमें ड्रम्स रहता है, गिटार रहता है, वायलिन रहता है, ये सारी चीजें, ड्रम्स रहते हैं, वो सारी चीजें रहेंगी, उसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। और कोई जिसको कुछ यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, तो मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव बीन क्लियर्ड अप विद दिस केस। तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो मैंने आपको पहला रूल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि कुछ नाउन जो होते हैं उनका अगर आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म लेंगे तो दोनों में मीनिंग का अंतर हो जाता है, ठीक है। जो सिंगुलर फॉर्म में जो मीनिंग उसका वर्ड का है वो बदल जाता है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म में अगर मैं एडवाइस दे रही हूँ तो इसका मतलब मैं काउंसिल कर रही हूँ किसी को, यानी कि मैं किसी को राय दे रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यस विष्णु, आपका डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वो ग्रुप रहेगा पूरा, ऑब्वियसली पूरा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं, जो आपका प्ले करने वाले मेंबर हैं वो भी रहेंगे, तो उन्हें भी एक सबको मिलाकर ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। तो एडवाइस जो रहेगा, एडवाइस सिंगुलर फॉर्म में अगर रहेगा, इसका मतलब कि मान लीजिए आप मेरे पास आए ये पूछने के लिए कि मैम ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कैसे समझना चाहिए इसे, ठीक है, या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कुछ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको राय दूंगी कि ये मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि वो नर्वस होता है पब्लिक स्पीकिंग के टाइम, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि ऑडियंस के सामने आप जब खड़े होकर बात करते हैं, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे आप स्पीच दे रहे हैं, डिबेट दे रहे हैं, कुछ भी, तो मैं कहूंगी कि आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टेज पे आइए, ठीक है। ये सारे जो होंगे ये सारे मेरे काउंसिल होंगे, मैं आपको काउंसिल कर रही हूँ। 1 मिनट, ये कौन स्टूडेंट है? रोहित, 1 मिनट रुक जाइए, ये रूल समझाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जैसे मेरे से आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मैम मुझे नर्वसनेस होती है पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, तो इस टाइम में क्या बोलूंगी, मैं आपको कुछ काउंसिल करूंगी, ठीक है, कि बच्चे आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेज
फियर जो है वो तभी आपको दूर होगी जब आप स्टेज पे जाएंगे, बार बार बोलेंगे, ठीक है। या फिर मैं आपको कुछ मेथड्स दूंगी जिससे आप अपना नर्वसनेस दूर कर सकें, ठीक है, कंटेंट अच्छे से तैयार करना, ये सारी चीजें मैं आपको एडवाइस करूंगी। जब मैं काउंसिल कर रही हूँ, जब मैं राय दे रही हूँ, चाहे मैं एक एडवाइस दूँ, ठीक है, सिंगुलर एडवाइस दूँ, या आप बार बार जाइए स्टेज पर तब आपका नर्वसनेस खत्म हो जाएगा, या फिर मैं सारी चीजें बताऊं कि ये चीजें करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगा, आप जब फिर नर्वस कम होंगे, ये सभी चीज आपकी एडवाइस के अंदर ही आती है। लेकिन अगर मैं एडवाइसेस दूं, ठीक है, तो एडवाइसेस का मतलब, मान लीजिए कि आप मुझसे पूछते हैं कि मैम रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है, हमें क्या क्या करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए मैं क्या बताऊंगी आपको कि इस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इस ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है आपके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आप इनसे बात करिए, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज मैं बोलूंगी कि जो भी, हाँ, जो भी आपका प्रोसीजर है, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर जब आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सारी इन्फॉर्मेशन जब दी जा रही है, तब ये प्लूरल फॉर्म ऑफ एडवाइसेस हो गया। मतलब कि सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही हूँ, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ आपको, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेरे पास ही आना है ये क्वेश्चन करने के लिए, या अगर मैं कह रही हूँ कि आपको पाटलिपुत्रा नहीं, बोरिंग रोड ही जाना है, तो ऐसा नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ये पर्सन है रिस्पॉन्सिबल आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, आप उनसे पूछ लीजिए क्या क्या चीज आपके लिए जरूरी है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कितना डेट को और कितना टाइम पे हो रहा है। दैट मीन्स सिंपली आई एम गिविंग यू डाटा, ठीक है, एक तरह से मैं आपको सिर्फ डाटा दे रही हूँ। नहीं नहीं, दैट इज नॉट द केस विष्णु। आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ डाटा, राइट। तो फ्लो ऑफ डाटा यानी कि मैं अगर डाटा दे रही हूँ आपको, जैसे आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 14 जनवरी को योर क्लासेस विल बी सस्पेंडेड, तो ये एक ही इंफॉर्मेशन है कि क्लासेस सस्पेंड होगी आपकी, तो ये भी एडवाइसेस में ही काउंट होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब फ्लो ऑफ डाटा होता है, ठीक है। आप बीसीए स्टूडेंट है, आपको इतना पता होना चाहिए। तो फ्लो ऑफ डाटा यानी कि आपको एडवाइसेस, इंफॉर्मेशन सिर्फ दी जा रही है, आपको सिर्फ एक तरह से फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको एडवाइसेस नहीं, आपको फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्स दिए जा रहे हैं। जैसे इस डेट पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इस टाइम स्लॉट में इस बैच को आना है, इतने से इतना रोल नंबर तक आना है, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, और इस ब्रांच में आना है। तो इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। काउंसिल का मतलब होता है कि मैं आपको राय दे रही हूँ कि आप अगर ये चीज इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, ये फॉर्मेट होता है, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। मतलब एक तरह से आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है, डिसीजन आप लोगे, ठीक है, डिसीजन आप लोगे, लेकिन मैं आपको डिसीजन लेने में हेल्प करूंगी, ठीक है। कैसे हेल्प करूंगी, अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और मुझसे कोई ये परेशानी शेयर करता है कि मैम ये ऐसा प्रॉब्लम मेरे घर पे चल रहा है, तो मैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका पर्सनल लाइफ है, तो मैं उसे इंफॉर्मेशन या डाटा तो नहीं दे सकती हूँ, मैं उसे अपना ओपिनियन दे सकती हूँ कि हो सकता है कि अगर आप ऐसा करती हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि मैं सिर्फ इतना कहूँ कि आप अपने पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेशन करिए, इन सब चीजों को थोड़ा साइड पे रखिए अभी कुछ सालों के लिए। तो बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन, ठीक है। मैं आपको ये चीज काउंसिल कर रही हूँ कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप किस तरह से हेल्प कर दूं कि आपको, आप खुद ही निकाले इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ओनली आई विल बी जस्ट हेल्पिंग यू, ठीक है। मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ हेल्प करूंगी, ठीक है। आपको मतलब डाटा या फैक्ट नहीं दूंगी, आपको सिर्फ हेल्प करूंगी कि मान लीजिए अगर किसी को वेट लॉस करना है, तो मैं अपना ओपिनियन दूंगी उसको कि हो सकता है ये वाला डाइट ट्राई करो तुम, हो सकता है तुम्हारा वेट लॉस हो जाए, ठीक है। या ये एक्सरसाइज ट्राई करो, जिम जाने का ट्राई करो। दिस इज ऑल काउंसिल। इंफॉर्मेशन इज व्हेन आई एम गिविंग यू पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है, वो आपके एडवाइसेस हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। अगर अभी भी डाउट है तो आस्क मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया एयर
यानी कि आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, विंड वगैरह जो भी आप कहना चाहो वो सारा आपका एयर। एयर्स का मतलब हो जाता है घमंडी। मैं पहले ही इसका एक सेंटेंस फॉर्म करके दे देती हूँ ताकि आपको पूछना ना पड़े। जो आपने हिंदी में ये कहावत सुनी होगी कि उसे शहर की हवा लग गई, ठीक है, इसका मतलब क्या कि वो अब घमंडी हो गया, वो हम लोगों को अपने से नीचे समझता है। ये सारी चीजें जब वो कहना चाह रहे हैं तो यही कहावत बोली जाती है। तो इन सिमिलर केसेस अगर मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल दूं एयर्स में, तो अगर मैं इसका सेंटेंस का एग्जांपल दूं तो एक सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, वन मिनट। तो अगर मैं एक सिचुएशन लेती हूँ कि कोई एक पर्सन है वो एक कंपनी के थ्रू, ठीक है, कंपनी के थ्रू यूएस चाहता है, ठीक है, कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। बच्चे मैंने पहले ही कहा था कि ठीक है, आप जब यहाँ पर एग्जाम्पल यूज कर सॉरी आप जब रूल्स यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये रूल्स इतने स्ट्रिक्टली लागू नहीं होते हैं। ये रूल्स जो हैं ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर मान लीजिए कि बहुत कोई फॉरेनर है, ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स के लिए इंग्लिश उनका मदर टंग है, तो उनके साथ जब आप बात करेंगे, उनके साथ जब कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो वहां पर आपको रूल्स का ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज वो टोकेंगे कि दिस शुड नॉट बी सेड इन दिस फॉर्म, दिस शुड बी सेड इन दिस फॉर्म, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या आपका जब इंटरव्यू होगा तो उस टाइम में जो आपका रिक्रूटमेंट के लिए आपका बेसिक लेवल ऑफ एग्जाम जो एग्जाम होता है, दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट। उस केस में आपको रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, या जंबल वर्ड्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन में आपको ये रूल्स हेल्प करेंगे। तो अगर कोई आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में अगर वो ये रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, देन इट इज ऑल राइट, ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, इंग्लिश इज आवर कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज, बिकॉज it has because the market or you can say the job profile requires it, ठीक है, आपके जितने भी जिस भी कंपनी में आप जाएंगे, जिस भी जगह आप काम करेंगे, वहां पर आपके लिए ये चीज इम्पोर्टेंट होगी दैट यू हैव टू वर्क इन that you have to communicate in English. That is why it is important for you to learn English, but it is not important for you to follow each and every rule that is considered here. ये rules मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, वेट अ मिनट, आपका जब रिक्रूटमेंट होगा तो हर कंपनी आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी, या आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जो इंग्लिश का पोर्शन आता है, किसी भी एग्जाम में आपको इंग्लिश का पोर्शन, मैथ्स का पोर्शन हमेशा मिलेगा। तो इंग्लिश के पोर्शन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से बेसिकली ये चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज इट इज बेसिकली नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, कम्युनिकेशन लर्न करने के लिए आपके ये रूल्स सारे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे रूल नंबर 6 हो गया, एडवाइस हो गया, एडवाइसेस हो गया, वहां पर आप गड़बड़ नहीं कर सकते, आप एडवाइसेस नहीं बोल सकते हो। एयर हो गया, एयर्स हो गया, आप एयर्स नहीं बोल सकते हो जहां पर आपको एयर या एटमॉस्फेयर के बारे में बोलना हो। अंडरस्टूड? तो इस चीज के लेकर आप परेशान ना हो कि आपकी जो भी सेंटेंसेस हैं उसमें हैव लग रहा है, जहाँ पर हैव लगना चाहिए वहां पर हैव लग रहा है, या फिर वॉज वर की जगह इंटरचेंज हो रहा है। क्योंकि देखिए, इफ आई शो यू द एग्जाम्पल, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस में ग्रीन ग्रीन हो रखा है। क्यों ग्रीन ग्रीन हो रखा है? बिकॉज नॉर्मली यहाँ पर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के लिए क्या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना जरूरी है?
इसके लिए 0 1 काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन जो लाइट दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन लाइट दिख रहा है, या जो यहाँ पर आपको सिचुएशन यहाँ पर जो दिख रही है, ठीक है, ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर आपको जो सिचुएशन है, जो सेंटेंसेस हैं, वो जनरली इस फॉर्म में रूल्स में यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। अंडरस्टूड। तो एयर का जो एग्जाम्पल है, ये इसका एक मैं एग्जाम्पल दे दूं कि he had or he has acquired airs that were insufferable to his friends, ठीक है, यानी कि उसमें उसके वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। एग्जैक्टली, इट इज अ कंफ्यूज सिचुएशन। कंफ्यूज सिचुएशन का मतलब क्या है कि जहां पर आप कुछ जो रूल्स हैं पर्टिकुलरली वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते। जैसे कि अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द रूल अभी आपको क्लास में कैमरा ऑन करके बैठना चाहिए, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द रूल। बट मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का डाटा खत्म हो गया होगा, दिस इज द लास्ट क्लास बेसिकली,